वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 3 का जो है टॉपिक है फ्रिक्शन। आज हम लोग फ्रिक्शन के मतलब पढ़ेंगे, फ्रिक्शन से रेलिवेंट जो से टॉपिक्स हैं, रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वो वाले मेथड जिनके जरिए से हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, हम लोग आज सारा का सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं। फ्रिक्शन बेसिकली रगड़ को कहा जाता है, एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी अपोजिंग फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रिड्यूस करते हैं, उसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। बिल्कुल अगर आप लोग एक ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, आप लोगों ने फुटबॉल को किक किया है, पुश किया है, तो आप लोग ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या फुटबॉल जो है वो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। और रुकता क्यों है? एक तो चला ये रेजिस्टेंस हो गई और दूसरी चीज़ जो है उसकी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है जो ग्राउंड के साथ में जो रगड़ खा रहा है, रगड़ खाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है रुक जाता है। सिमिलरली अगर आप लोग एक बाइसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप लोग क्या देखते हैं, अगर आप लोग पैडल मारना बंद कर दें, आप लोग रोक दें पुश करना, तो आप लोग क्या देखते हैं कि वो थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट जो है साइकिल जो है आप मूव करते करते रुक जाता है। वो रुकता क्यों है? अपोजिंग फोर्स की वजह से। एक तो वही बता रही है, पहले बताया कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से और दूसरी जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो इसके हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फोर्स दैट अपोजिंग द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एक वो वाली फोर्स जो कि अपोज करती है, मुखालफत करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अंदर, उसे हम लोग जो है वो फ्रिक्शन का नाम दिया गया है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रिक्शन किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रिक्शन देखा जाए तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ये कि वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जो स्लाइड कर रहा है, जो मूव कर रहा है, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा जो है वो प्रेसिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसे कितनी फोर्स के साथ, कितने वेट के साथ उसे प्रेस किया जा रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। बिल्कुल अगर आप खुद देखें, अगर आप एक रफ रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो आपके पास आपको मूव करना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग आइस के ऊपर मूव कर रहे हैं तो आपके पास आइस के ऊपर मूव करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आइस के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसके अंदर कम हमें मिलती है, जिसकी वजह से हमारे पास मूवमेंट में हमारे पास मुश्किल क्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा होता क्या है कि हमारे पास अगर हम लोग किसी दो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करें, अगर मेरे पास दो वुडन ब्लॉक है, मैं उन दो वुडन ब्लॉक को अगर मैं मैग्नीफाई करूँ, उसे बड़ा करके देखूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो बिल्कुल स्मूथली बने हुए, उनकी सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथली बनी हुई। बल्कि अगर हम देखें तो उसके ऊपर हिल्स एंड वेव, जिस तरह ऊपर और नीचे इस तरह की सरफेस बनी हुई होती है। अगर मैं दो सरफेसेस को आपस में मूव करता हूँ, एक दूसरे के ऊपर रब करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि दो सरफेसेस जहाँ पर आपस में जाके मिलती हैं, ये देखिए ये दो सरफेसेस आपस में जहाँ जिस के ऊपर जाके मिलती हैं, इस पॉइंट को हम लोग कोल्ड बेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड बेड, ठीक है। अच्छा, हम लोग अगर किसी भी सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हैं तो एक खास लिमिट तक जो है हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग उसे इंक्रीज नहीं कर सकते। ये जो हम लोग उसे इंक्रीज कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू तक, उसे हम लोग जो है हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर, और वेट जो है वो हमारे पास नॉर्मल एक्शन के इक्विवेलेंट आता है। तो हम लोग ये देखें, जैसा मैंने पहले बताया कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो वेट के इक्विवेलेंट आता है, और वेट जो है वो नॉर्मल एक्शन के बराबर है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ नॉर्मल एक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इस साइन को खत्म कर देते हैं तो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाता है, तो हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं म्यू, ठीक है। एक जो हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। ये अगर हम लोग इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये r यहाँ पर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू fs ओवर r। नेक्स्ट हमारे पास इसके रेलेवेंट टॉपिक जो है हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रोल करते हैं तो या उसे हम लोग स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करते हैं तो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा थोड़ी होती है ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने में। इसे एक दो एग्जांपल से हम लोग इसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए अगर मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का एक बड़ा सा एक मेरे पास पीस है, अगर मैं इसे अगर मैं आगे की तरफ मूव करके लेके जाता हूँ, इसे मैं स्लाइड करके खींच के लेके ऐसे ही लेके जाता हूँ, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा इसे मूव करना। बहुत सारे लोग अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो शायद जाके ये पॉसिबल हो। लेकिन अगर लोग इसे रोल करते हैं, इस तरह से इसे मोड़ता जब इसे रोल करते रहो तो मेरे लिए आसानी के साथ रोल होते हुए आगे मूव कर जाएगा। तो क्या हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन जो हमेशा है वो थोड़ी होती है एज कंपैरेटिव टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, अगर गाड़ी को मैंने धक्का लगा और इसे मैंने ऐसा करके गाड़ी को इसकी ब्रेक सारी मैंने ब्रेक्स प्रेस कर दी, इसकी हैंड ब्रेक की इसकी ब्रेक प्रेस कर दी और हम 8-10 लोग इसे धक्का लगा रहे हैं,
स्केट जो है वो स्लाइड करते हुए पुश होते हुए जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत पॉसिबल नहीं होगा, इतना हमारी पॉसिबिलिटी में नहीं आता किसी कैसे स्लाइड करके आगे मूव कर लेंगे। लेकिन हम लोग इसे वैसे दो बंदे भी पीछे खड़े हुए पुश करते हैं आसानी के साथ, अगर इसकी ब्रेक ओपन है तो ये स्लाइड करते हुए आसानी के साथ मूव करते हुए आगे चलिए। सिमिलरली अगर आप अपने घर में एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी साइकिल में एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप साइकिल की ब्रेक सप्लाई करते हैं और उसे एकदम से पुश करते हुए ऐसे खींच के आगे की तरफ लेके जाएं, उसकी ब्रेक सप्लाई की हुई है, हमारे लिए उसे पुश करके आगे की तरफ लेके जाना स्लाइड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी ब्रेक्स को ओपन करते हैं हम लोग ये देखते हैं तो साइकिल आसानी के साथ रोल होकर आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ये देखी है कि हमारे पास हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्लाइड फ्रिक्शन से जो है कम है। फिर हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स, एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी मैक्सिमम फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट की जो ब्रेक्स हैं उसके दरमियान, उसके टायर्स के दरमियान में और रोड के दरमियान में अप्लाई होती है, जिससे ऑब्जेक्ट रुक जाता है, उस हम लोग उसकी ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग देखें, अगर आप बाइसिकल चला रहे हैं या मोटर बाइक चला रहे हैं तो वहाँ पर हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। ब्रेक्स क्या करता है कि हमारे टायर्स को जैम कर देता है, टायर्स को जैम कर देता है, और हम लोग ये देखते हैं हमारे टायर्स के ऊपर एक ग्रिप सी बनी हुई होती है, ठीक है, थ्रेड से बने हुए, तो थ्रेड्स क्या करते हैं हमारे रोड के साथ बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होने की वजह से हमारे पास जो है हमारी गाड़ी या हमारी व्हीकल जो भी व्हीकल है, चाहे साइकिल है चाहे मोटरसाइकिल है, वो हमारे पास रुक जाता है। फिर हमारे पास स्किडिंग, बहुत ऐसा भी होता है कि अगर आप लोग मूव करते हुए जा रहे हैं किसी हाईवे के ऊपर और आगे नीचे कीचड़ है, तो आप लोग क्या देखते हैं कि जैसे आप लोगों ने जैसे फोर्स सप्लाई की, ब्रेक सप्लाई करने के बाद आप लोग क्या देखते हैं क्या होता है, अगर आपके पास पीछे फोर्स ज़्यादा है, जिस फोर्स में से आप आगे मूव करते हुए जा रहे हैं और नीचे कीचड़ है, कीचड़ होने की वजह से आपने जैसे फोर्स सप्लाई की, या इवन के एक और केस भी देखते हैं अगर आपके पास नीचे आइस है, ठीक है, आप मरीन या नॉर्दर्न एरिया में मूव कर रहे हैं और सर्दियों में तो आप देखें नीचे सारा आइस जो है, आप उसके ऊपर ब्रेक सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ब्रेक सप्लाई करते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता, आपकी गाड़ी आगे स्पीड करती है, आगे मूव करती है, फिर भी आगे चली जाती है। इस जो सिचुएशन को हम लोग स्पीडिंग कहते हैं। स्पीडिंग डेफिनेशन लेकिन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द व्हीकल्स टायर्स आर नॉट सफिशिएंट एंड कंट्रोल विल बी लॉस्ट, हमारे पास कंट्रोल खत्म हो जाता है, इस सिचुएशन को हम जो है वो स्पीडिंग कहते हैं। जैसे डायग्राम से बनाया, अगर आप गीली रोड के ऊपर ब्रेक सप्लाई करते हैं तो हमारे पास गाड़ी का जो है कंट्रोल अनबैलेंस हो जाता है, जिसे स्पीडिंग कहा जाता है। फिर हमारे पास है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, हमारे पास फ्रिक्शन के फायदे भी होते हैं, उसके सिमिलरली इसके नुकसान भी होते हैं। जिस तरह अगर हम लोग इसे कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर मूव करना चाहें, उस मूवमेंट के लिए हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जरूरी है, नहीं तो अगर ऐसा है कि गाड़ी है, गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी के मूवमेंट के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जरूरी है। अगर गाड़ी की टायर्स के दरमियान में और रोड के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी तो गाड़ी वहीं पर टायर को रोटेट करती रहेगी और आगे मूव नहीं होगी। हमारे पास फ्रिक्शन जो है लिखने के लिए भी जरूरी है, अगर पेन के और पेंसिल या बोर्ड के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे पास लिखा ही जाएगा, हमारा पेन जो है वो गिर जाएगा, हमारे पास स्लाइड हो जाएगा, हमारे पास लिखा ही जाएगा। हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास वॉक करने के लिए भी जरूरी है। आप लोग ये देखें कि हमारे पास जो प्लेयर्स होते हैं, जो उनके फुटबॉल प्लेयर, जब उन्होंने एक स्पेशल किस्म की किट पहनी हुई होती है, जो उनके शूज होते हैं उसके अंदर नीचे एक स्टड से लगे, तो स्टड क्या करते हैं जमीन को ग्रिप करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए उनके लिए फ्रिक्शन जो है बेनिफिशियल है। ड्राइव करने के लिए मैंने पहले बता दिया, फ्लाई करना है, किसी बर्ड ने फ्लाई करना है, किसी एयरप्लेन ने फ्लाई करना है, तो उसके लिए भी फ्रिक्शन बताया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें, इसके सिमिलरली डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब हमारे पास फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो है एक तो जो मोशन है वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो हमारी मोशन को मुखाफत करती है, अपोज करती है, और हमारे पास बहुत सारी एनर्जी जो है वो रोस्ट कर देती है। जैसे हम देखें, अगर आपके पास गाड़ी आप मूव करके जा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर आपके पास बहुत सारी हीट लॉस होती है, और उसके साउंड की वजह से हमारे पास एनर्जी लॉस हो जाती है। तो हीट और साउंड की सूरत में हमारे पास एनर्जी लॉस होती है। फिर दूसरी बात ये भी है कि अक्सर आप देखते हैं कि गाड़ी है, मोटर बाइक है, बाइसिकल है, तो उसके टायर फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और आप लोग ये भी देखें कि हम लोग जब कहीं मूव करते हुए जा रहे हैं तो हमारे पास अगर हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, हमारे पास बहुत सारी फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसे मूव अप करने के लिए, स्पीड करने के लिए, हमारे पास इसकी स्पीड की लिमिट को भी ये कम कर देती है। हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड देखें, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। अगर आप लोग फ्रिक्शन को कम से कम करना चाहते हैं तो हम लोग जो सरफेस है उसे जितना तो स्मूथ बनाएंगे उतनी ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन कम से कम होती रहेगी। दूसरी हमारा जो पॉइंट है मेकिंग जो स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब ये मछली की तरह की शक्ल हम लोग बना देते हैं। आप लोग एरोप्लेन, जेट इंजन जो है इनकी आप लोग
शेप देखें कि आप लोग इवन की शीट की शेप देखें तो आप वो एक चौड़ी सी आगे बनी हुई होती है, ये हमारे पास क्या करती है, ये रेजिस्टेंस को या फ्रिक्शन को मिनिमम से मिनिमम करती है। फिर हम लोग तीसरा काम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है लुब्रिकेशन के तरीके। लुब्रिकेशन का मतलब होता है ऑयल देना, ग्रीसिंग करना। ग्रीस देंगे, जिसमें हमारे पास मोटर बाइक है, तो मोटर बाइक की चेन के अंदर देखते हैं उसकी चेन आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है, तो मैकेनिक क्या करता है उसके ऊपर ऑयल लगा देता है, ग्रीस लगा देता है, उससे हमारे पास उसकी साउंड खत्म हो जाती है और वो स्मूथली वर्क करने लग जाता है। ठीक। और चौथा हमारे पास जो पॉइंट है इसका, यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग अगर हम लोग देखते हैं, छोटी छोटी सी बॉल भी अक्सर साइकिल के अंदर यूज़ की जाती हैं, उसके एक्सल के अंदर यूज़ की जाती है, एक किस्म का रोलर बेरिंग है वो भी हमारे पास यूज़ किया जाता है, इससे भी हम लोग जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये फ्रिक्शन था, और फ्रिक्शन के रिलेटेड जो हमारा पास टॉपिक है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चन को भी अपने पास नोट कर लेना है, अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।